दोस्तों आज पेश है बर्फ की खबर। एक और चित्र है दोस्तों। एयर इंडिया का हवाई अड्डा कंट्रोल रूम में सब काम व्यस्त ढंग से चल रहा था। अचानक एक खबर से समूचे कंट्रोल रूम में हलचल मचा दी। सर गजब हो गया। अस, अस, अशोक ओसाका से इंडिया से आने वाला विमान शक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नहीं नहीं नहीं, क्या सर? इंडिया क्या है? अध्यक्ष बौखलाए हुए रेडियो ट्रांसमीटर पर चीखने लगे। हेलो हेलो, फ्लाइट शक्ति कंट्रोल रूम स्पीकिंग, प्लीज जवाब दो। पर शक्ति को तेजी से हिमाचल की चोटियों की ओर गिरता चला जा रहा था। विमान के अंदर सहायक पायलट मुकेश शर्मा किसी तरह जवाब दिया। सर मैं मुकेश बोल रहा हूँ सर, हमारे प्लेन के दोनों इंजनों में एक काम करना बंद कर दिया है। हम शायद हिमालय के पर्वत की चोटी के ऊपर हैं। बस बड़ी तेजी से विमान नीचे जा रहा है। मुकेश तुम अचानक चुप क्यों हो गई? हेलो मुकेश, हेलो। मगर तब तक शक्ति एक बर्फीली चोटी से टकरा चुका था। विमान किसी पहाड़ी से टकरा चुका है। बहुत बुरा हुआ सर। ओह नो। सिर दी दुखद समाचार चारों ओर फैल गया। बहुत बड़े दुख के साथ समाचार है साथ प्रकाशित किया करना पड़ा। यह ओसाका से भारत से आने वाला एयर इंडिया का विमान शक्ति आज दोपहर 2:45 पर ईंधन की खराबी के कारण हिमालय की चोटियों के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नहीं नहीं, सुबह सुबह खाए मेरा बेटा। इस समाचार ने सबको चौंका दिया, यहाँ तक कि स्मगलर किंग देवराज को भी। यात्रियों की खोज के लिए सिर्फ हेलीकॉप्टर रवाना किया जाएगा। यह तो गजब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर इसमें सरकार की कोई साजिश है। क्या मतलब? मतलब यह है कि विमान गुप्त विभाग को अवश्य पता चल गया होगा कि हमारा 5 करोड़ का माल ओसाका से इंडिया आ रहा है और बस उन्होंने हमें यह फंसाने के लिए यह जाल बिछाया है। फिर भी हमें हीरा को हवाई जहाज में भेजकर इस खबर को सच्चाई जाननी होगी। मैं तैयार हूँ बस। उधर एयर इंडिया विमान कंट्रोल रूम में मरी मरी सी आवाज़ आई। हेलो, मैं यह का टेस्टेंट पायलट मुकेश शर्मा बोल रहा हूँ। यस यस मुकेश बोलो, क्या तुम ठीक हो? बाकी लोग कहाँ हैं? उधर मुकेश ने दुर्घटना विमान के बीच फंसा किसी तरह संदेश भेज रहा था। सर अफसोस है कि शक्ति का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा पाया, पर मेरे सिवा यहाँ एक 4-5 वर्षीय बच्चा बबलू भी है जो इस वक्त बेहोश है। उसकी नौबत चल रही है। लेकिन सर मेरी दोनों टांगें बेकार हो चुकी हैं। इस वक्त अपनी सीट पर फंसा हुआ हूँ। दूसरी तरफ तुम कहाँ से बोल रहे हो मुकेश? हमें मदद भेजना चाहते हैं। कुछ कह नहीं सकता। चारों ओर ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ों, मुझे लगता है हिमालय में फंसकर किसी पहाड़ी पर आ गिरा। घाटी के ऊपर धुंध के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो मुकेश, सिर्फ ही खोजी दस्ता भेज रहे हैं। आश्चर्य है सर, इतनी ऊंचाई से भी गिर कर 2 जाने बच गई। सब ऊपर वाले की मर्जी है भाई। धीरज तुम सिर दी यह संदेश प्रसारित कर दो कि बबलू नाम का बच्चा 4-5 साल का बच्चा जीवित है, ताकि उसके परिवार वालों को थोड़ी तसल्ली मिल सके। और इंडिया के बाहर चीख पुकार मची। हाय मेरा बच्चा, योर अटेंशन प्लीज। दुर्घटनाग्रस्त विमान ने सिर्फ 2 जने बचने की खबर अभी अभी मिली है, जिनमें से एक विमान का सहायक पायलट मुकेश शर्मा और दूसरा 4-5 साल का बच्चा जिसका नाम बबलू है। यानी विमान वाकई दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और पेशेंट बबलू को हंसाने के बाद उससे बातें कर सकते हैं
और उसकी खोज के लिए खोजी दस्ता भेज रहे हैं। और सिरदी खोजी दस्ते में हेलीकॉप्टर हिमालय की तरफ चल पड़े। उधर हीरा रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। बस कहीं ऐसा तो नहीं हो कि खोजी दस्ते के विमान ढूंढकर हमारे 5 करोड़ का माल भी सरकार के हवाले कर दे। खबरों के अनुसार विमान हिमालय की बर्फीली चोटियों में फंस गया और उसे तलाश करना आसान काम नहीं। लेकिन बॉस अगर थोड़ी सी हिम्मत करे तो अपना माल पा सकते हैं। वह कैसे जगह? अगर खोजी दस्ते में पहले विमान को हम तलाश कर लें तो उसके लिए हमें हिमालय पर्वत पर जाना होगा। वहाँ पर पहुँचने के लिए हमने काफ़ी सामान, एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होगी। हेलीकॉप्टर का प्रबंध मैं कर लूँगा, बाकी तैयारियाँ करो। ठीक है, हम आज शाम को ही कुछ करेंगे। उसी शाम एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर देशराज व 4 साथियों के साथ लेकर हिमालय की तरफ उड़ान भरी। जग्गा बता रहा था, यह पायलट वीरू मेरा पुराना यार है। मैंने इसे 50,000 का लालच दिया है, हमारे साथ चलने को तैयार हो गया है। बहुत खूब। और उधर कंट्रोल रूम में रेडियो ऑपरेटर घबराया हुआ था। क्या हुआ सर? मुकेश का संपर्क जोड़ने की लाख कोशिश की, मगर उधर से संपर्क नहीं जुड़ रहा, जबकि मुकेश जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। पापा रो मत मुन्ना, अभी तुम्हारे पापा आते ही होंगे। और उसने कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित करना चाहा। उपलब्धता है रेडियो ट्रांसमीटर पर। यहाँ की ठंडी ने अपना असर डाल चुकी है, बैटरी डाउन हो चुकी है। और खोजी दस्ता हेलीकॉप्टर हिमालय पर चक्कर काट रहा था। सर, यहाँ घनी धुंध के कारण हमें नीचे का स्पष्ट नहीं दिख रहा, मगर यहाँ कई घंटे जी तोड़ कोशिश करने के बाद भी शक्ति का नामो निशान न मिल पा सके और अत्यंत असफल खोजी दस्ता वापस लौटने लगे। दूसरी ओर देवराज हेलीकॉप्टर एक सुनसान जगह पर उतर गया। कुछ देर बाद उन्होंने कैंप बना लिया। बॉस, अब उन्हें कैसे ढूंढेंगे? देवराज ने एक यंत्र निकाला। यह रेडियो ट्रांसमीटर जो 100 गज के दायरे के अंदर रेडियम तरंगे कैच कर लेता है और इसे पिक पिक की धमनी निकलने लगती है। और यह लाल सुई का निशान दिखाती है। इससे हमें क्या लाभ होगा? लाभ यह होगा कि पेट्रोल के पायलट के हाथ में बंधी हुई घड़ी रेडियम की और तरंगों के हमारा ट्रांसमीटर कैच कर लेगा और उस धुंध पर भरे मौसम में विमान तलाश करने में आसानी होगी। हम अपने रास्ता पर्वतारोही बना कर तय करना होगा। क्यों ना थोड़ा देर के लिए आराम कर लें? हाँ, यह ठीक रहेगा। उधर लौट आए खोजी दस्ते अपनी असफलता का बयान कर रहे थे। सर, वहाँ पर धुंध इतनी ज़्यादा है कि हम ज़्यादा नीचे नहीं उड़ान भर सके, क्योंकि हमें डर था कि कहीं हमारा हेलीकॉप्टर किसी पर्वत की चोटी से न टकरा जाए। पर हम केवल उसी भय के कारण उन दो जानों को खतरे में नहीं छोड़ सकते। तभी खोजी दस्ते में एक कैप्टन राजन बोला, सर इजाज़त हो तो एक सुझाव दूँ? बोलो राजन। सर, हम ऊंची बर्फीले प्रदेश में उतर कर उनकी खोज करें, पर यह काम बहुत जोखिम भरा है। इतने भयानक ठंड पड़ती है कि लोग उन्हें ठंडा नरक कहते हैं। सर, मैं यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। वे दो और व्यक्ति आगे बढ़े। सर, हम भी कैप्टन रंजन के विचार से सहमत हैं और इस अभियान पर जाना चाहते हैं। प्रकाश, संजय, तुम भी इनके साथ चलना चाहते हो? वह कुछ सोचकर, ठीक है, मैं कल ही तुम्हें भिजवाने की तैयारी करता हूँ। कल नहीं सर, हम आज रात ही पर उस प्रदेश में उतरना चाहते हैं। ठीक है, ओके। उसी रात एक तीव्र गति से चलने वाला जेट विमान उन तीनों जांबाजों को लेकर हिमालय की तरफ उड़ चला। कई घंटे बीतने के बाद, सर हम मंजिल के पास हैं। ठीक है, तुम
प्लेन का नीचा करो, हम कूदने के लिए तैयार हैं। और फ्लाइट पायलट ने जहाज को एक रास्ता गोता लगाया और फिर प्रकाश, फिर अंत में संजय। निर्जीव घाटी में मुकेश शर्मा जेट विमान के चलने की आवाज़ जरूर सुनाई दी और धुंध की गहरी परत के कारण वह देख नहीं सका। शायद कोई बचाने के लिए सरकार का खोजी दस्ता भेजा गया है। उसने खुशी के मारे बबलू को गोद में उठा लिया। बबलू बेटा, अब हम सिर दी अपने घर चलेंगे। सच अंकल। और कैप्टन संजय और प्रकाश जमीन पर उतरकर अपने पैराशूट खोल दिए। सर, यहाँ तो वाकई बहुत ठंडा है। और सिर दी उन्होंने पैराशूट को बर्फ की कील ठोक कर उन्हें बांध दिया और एक तंबू का आकार दे दिया। सर, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, तब हम तक पहरा देते हैं। नहीं नहीं, तंबू में हमारा इसलिए नहीं गाड़ा कि हम आते ही सो जाएं, बल्कि हम अपनी दशा को ज्ञात रहेगा। तुम लोग जल्दी से शकी बांध लो और उन्हें तलाश पर निकलने वाले हैं। अब इस रस्सी को एक सिरा अपनी बेल्टों में बांध लो ताकि हम खतरे के समय एक दूसरे से बिछड़ न जा पाए। और फिर खोजी दस्ता आरंभ कर दी। फिर अचानक तीनों जगह को जगाया। बास, हीरा, वीरू, जल्दी उठो। क्या बात है जगह, तू कुछ घबराया हुआ है? बाहर आओ। गजरा अपनी दूरबीन लेकर। उधर देखो, यह तो किसी को पड़ाव लगता है। किसी ने नहीं सेरा। यह खोजी दस्ते का पड़ाव है। देखते नहीं उस पर तिरंगा फहरा रहा है। यदि वे इस पायलट के बच्चे को बचाने के लिए वही तरीका अपना रहे हैं जो हम अपना रहे हैं, वे किसी बच्चे और फ्लाइट टेंट को बचाने नहीं। असल बात तो यह है कि हम 5 करोड़ की दौलत के लिए आए हैं, जिसे हमारा साथी कोबरा ला रहा था। वह भी दुर्घटना का शिकार हो गया है। अगर हमें उस दौलत के हाथ भी लगाया तो उन सब की कब्र यहीं बना दूंगा। एक बात समझ में नहीं आई, इतनी सुबह होने पर पड़ाव के आसपास कोई चलता फिरता नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि लोग हमसे पहले खोज पर निकल चुके हैं, तो फिर हम भी निकल पड़ना चाहिए। साथियों, जल्दी ये नाश्ता वगैरह करने के तैयार हो जाओ। सभी अपना सामान निपटाने लगे और सिद्धि देवराज का गिरोह रंजन के पहाड़ के पास था। और अंदर कोई है? उधर देखो बॉस, यह देखो बर्फ पर निशान। ये स्की के निशान हैं, यानी स्केटिंग द्वारा खोजा जा रहा है। स्केटिंग, यह विचार पहले क्यों नहीं आया? स्केटिंग द्वारा अच्छी जगह दिनों खंगाल डालते, पर अब सिर पीटने से कोई फायदा नहीं है। उधर कैप्टन रणजीत एक रुक जाने पर और संजय प्रकाश गिरते गिरते बचा। क्या हुआ, क्या हुआ? इधर आओ। दोनों पास आए। क्या बात है? यह देखो, विमान के टायर यहाँ मिला है। इसका मतलब कि शायद विमान बर्फीली चोटी से टकराया होगा, फिर वह फिसलता हुआ किसी घाटी में खिसक कर नीचे चला गया होगा। यस सर, आपकी थ्योरी एकदम सटीक है। तो फिर यहाँ आसपास अवश्य कोई घाटी होगी चाहिए जिस पे धुंध के कारण हमें दिखाई नहीं दे रही। हमें घाटी को खोजना चाहिए। ओके सर। तीनों ने आसपास घाटी को तलाश करने लगे। अचानक संजय का पांव फिसला। वह ढलान से फिसलता नीचे चला गया। यह तो संजय की चीख है। तभी कैप्टन रंजन कुहाड़ गाड़ा। शायद संजय मुसीबत में फंस गया है। और तुरंत उसने रस्सी बांध दी और फिर उस रस्सी को आज़ाद किया। लगता है संजय किसी खाई में फिसल गया है, मुझे उसे बचाना चाहिए।
और संजय गहरी खाई में लटक रहा था। संजय मैं आ रहा हूँ। और फिर प्रकाश भी पास आ गया। प्रकाश खींचो जोरों से, सिर दी सतह पर। सर, अगर रस्सी मेरी बेल्ट में न बंधी होती तो सैकड़ों फुट घाटी में गिर जाती। घाटी नीचे घाटी है क्या? फिर तो ये वही घाटी होनी चाहिए जिसमें विमान फिसल कर गिरा है। तब तो सर हमें इस घाटी में उतरना पड़ेगा। हाँ साथियों, बैग में कोई रस्सी निकाल ले और उनमें आपस में बांध दे, इस घाटी में लटका दिया था रस्सियों के सारे हम इस घाटी में धरातल पर उतरेंगे। उन्होंने अपनी स्कीकों को पीठ पर लादी और घाटी में उतरने लगे। सावधानी से संजय। प्रकाश ध्यान से, अगर एक कदम भी गलत पड़ा तो बर्फ हमारी कब्र बन जाएगी। तभी संजय के हाथ में एक मोटा ढोला खिसक गया। ओह, कुछ नहीं सर। क्या हुआ संजय? कुछ नहीं। वह डोला तेजी से गिरता जा रहा था और सतह पर पहुंचा। ओह, यह बर्फ का तोंदा अपने आप नहीं खिसक सकता। बेबस सहायक पलाइट की आंखों में अचानक खुशी से आंसू भरे। जरूर खोजी दस्ता घाटी में उतर रहा है, उन्हें हमारे बारे में पता चल गया होगा। बबलू बेटा, वे आ गई, हमें लेने आ गई। मैंने कहता था जल्दी हम घर जाएंगे। नन्हे मासूम की आशा भरी दृष्टि से मुकेश को निहारा। हम पापा के पास अपने घर जाएंगे अंकल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। घबराओ मत मेरे लाल, वे लोग आते ही होंगे। उधर चलते चलते शेरा के पांव किसी चीज से लटका। अरे देख कर नहीं चलता, यह साली रस्सी कौन बांध गया? रस्सी, यह देखो जग्गा, रस्सी का मतलब समझा? समझ गया बास यही कि भेजे खोजी दस्ते के विमान को ध्वस्त होने वाली जगह के बारे में पता चल गया है। देवराज रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर पर नजर डाली। वेरी गुड जग्गा, हमारे ट्रांसमीटर की सुई भी इसी तरफ इशारा कर रही है। मेरे ख्याल से इस समय रस्सी के नीचे उतर रहे होंगे या उतर चुके होंगे। शेरा ने चाकू निकाला और रस्सी को काटने लगा। मैं इन साली रस्सी को काटकर सारा रगड़ा खत्म कर देता हूँ। मूर्खता मत कर शेरा, मूर्ख। अब हम इसी रस्सी के सारे इस घाटी में उतरेंगे और उन्हें गोलियों से भून कर अपना माल प्राप्त कर लेंगे। गुड आइडिया बॉस। और वे भी एक एक करके घाटी में उतरने लगे और अंत में तीनों रंजन, संजय और प्रकाश घाटी की सतह पर पहुंच चुके थे। वह देखिए ध्वस्त विमान का मलबा। इसी का मतलब हमारा अनुमान गलत नहीं था। जल्दी देखो, वह बच्चा और पायलट मुकेश शर्मा जिंदा है तो हैं। वो चारों ओर लाशें पड़ी हैं, शायद इनकी कब्र इसी बर्फ में लिखी थी। संजय और प्रकाश मलबे को हटाकर कारपेट में पहुंचे। सर, तुम आ गए? सर, हम आपको लेने आए हैं, कृपया बाहर आइए। अंकल, आप हमें लेने आए हैं ना? हाँ, मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ साथियों, मेरी दोनों टांगें जवाब दे गई हैं। बबलू बेटा देखो, तुम्हारे लेने अंकल आ गए। ओह, पापा के पास ले जाएंगे, चलिए मम्मी के पास जाना है, पुच्ची। और कैप्टन ने बड़े यत्न से मुकेश को कारपेट से बाहर निकाला। कैप्टन, तुम बबलू को लेकर चले जाओ, मेरी समाधि यहीं बनने दो। नहीं कैप्टन, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। इस अपंग को बोझ लाद कर तुम इस घाटी पर नहीं निकल सकते, इसलिए जाओ प्लीज। तभी ठहरो, कोई कहीं नहीं जा सकता। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? बंदे को स्मगलर देवराज कहते हैं। हम तुम्हारे पीछे प्लेन की खोज में आए हैं। तुम इस प्लेन को क्यों खोज रहे हो? हाँ, क्योंकि इस प्लेन में तुम खोज रहे हो और हम नहीं चाहते थे कि हमारे 5 करोड़ का माल सरकारी खजाने में जमा हो जाए। कैप्टन रंजन चौंका। 5 करोड़ का कौन सा माल? हाँ, अनजान बनने की कोशिश मत करो शेरा, जरा निकाल कर लाना हमारा माल। वो शेरा
जहाज के मलबे में घुसा। कुछ देर बाद ढूंढ ढांड कर एक अटैची लेकर आया। माल मिल चुका है बॉस, बड़ी मुश्किल से मिला। और अटैची खोली, सोने के बिस्कुट। हाँ देखो तुम्हारा माल, बिल्कुल 5 करोड़ के बिस्कुट। सब लोग लाइन में लग जाओ, क्योंकि अब तुम सब लोग की कब्र बर्फ की घाटी में बनेगी। तभी संजय ने अप्रत्याशित ढंग से हमला कर दिया। बदमाश, तेरे नाकाब पे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। आह! और इसके हाथ में स्टेन गन छूट गई और रंजन और प्रकाश ने भी अपना शिकार चुन लिया। तभी देवराज बबलू पर उठाया। हा, कैप्टन, अगर तुमने जरा भी हिले तो मासूम की गर्दन काट दूंगा। तुम्हें इसे छोड़ दो देवराज, शट अप। शेरा, यह बंदूक उठा और पानी के गड्ढे में फेंक दे। तो शेरा ने ऐसा ही किया। हाँ, अब तुम दोनों की कब्र भी यहीं बनेगी, वरना बाहर निकलो। मेरे हिस्से, वरना निकलो। बाहर निकलते ही मैं अपने हिस्से मांगने लगोगे और अपने अलग पर अटक गए। इससे पहले बबलू के हाथ पर काट लिया। कैप्टन रंजन के लिए इतना मौका काफी था। तड़ाक! और उसी पल संजय ने स्टेन गन उठाई। यही मौका है। और तड़ाक! अब चलें सर, इस राक्षस का अंत हो गया। प्रकाश, तुम कैप्टन मुकेश को संभालो। ओके। और तभी ओ यह क्या! कैप्टन रंजन की गोली की आवाज़ से बर्फ टूट कर गिर रही है। तुम सब चले जाओ। नहीं कैप्टन, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। उफ, अगर तुम अपंग को साथ लेकर चलोगे तो देर हो जाएगी और तब तक यह बर्फ की घाटी में भर जाएगी। और पर जब वे लोग नहीं माने तो अचानक मुकेश शर्मा ने पॉकेट से मिनी रिवॉल्वर निकाली और कैप्टन धड़ाक! सबके सर महान भारतीय सपूत के लिए श्रद्धा के भाव से झुक गए। कैप्टन ने हमारी जान की खातिर कुर्बानी दे दी। अंकल, अंकल, तुम बोलते क्यों नहीं? और फिर मुकेश शर्मा लाश का आदर सहित बर्फ में ही दफना दिया। इस महान सपूत की कुर्बानी भारत कभी नहीं भूल सकता। चलिए सर। और वे फिर पड़ाव से दूर होते चौंक पड़े। सर, यह 2 बंदूकधारी हमारे पड़ाव के बाहर क्या कर रहे हैं? ये लोग अवश्य ही स्मगलर के साथी होंगे। रंजन ने एक हथकौला किट से बाहर निकला। इन कुत्तों की कब्र इसी बर्फ में बनकर रहेगी। और फिर ट्रांसमीटर निकालकर हेडक्वार्टर से सूचना भेजी। सर, हम सफल हो गए, लेकिन आप तुरंत सहायता भेजिए। और सीधे हेलीकॉप्टर उनके लिए भेजा गया। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर में सवार वे हेडक्वार्टर की तरफ लौट रहे थे। तब मासूम बबलू के होठों पर एक ही बात थी। अंकल, आप बहुत बुरे हो। आपने कैप्टन अंकल को वहीं छोड़ा है। हाँ बेटे, हम सचमुच बहुत बुरे हैं। समाप्त दोस्तों।